कि इन्फेक्शन क्या है। ये श्वास के द्वारा फैल सकता है, खाने पीने के द्वारा फैल सकता है। चाहेंगे जो विशेषज्ञ है इसकी क्यों आवश्यकता पड़ रही है, ऐसा किस तरह के भाई क्या इस तरह की जो डिजीज़ है वो बढ़ रही है। इस तरह की बीमारियां निकल कर आने लगी जिसपे किसी भी तरह की दवाइयां काम नहीं करती और मरीज अपनी मर्जी से भी कई बार दवाई खा लेते हैं। कि हम बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक लेते हैं। आपका पाचन तंत्र हमेशा के लिए खराब हो सकता है। क्योंकि एंटीबायोटिक आने वाले समय में लोगों को मिलेगी नहीं। विदेशों में तो ये स्थिति कि एंटीबायोटिक बिना प्रिस्क्रिप्शन के ले ही नहीं सकते आप। बैक्टीरिया या कोई किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो समय के साथ बदलता है, मौसम के साथ, क्लाइमेट के साथ, आपके शरीर के साथ, आपकी उम्र के साथ। कोई भी टेस्ट 100% सटीक नहीं होता। वो कभी कभी बच्चों में इन्फेक्शन की टेंडेंसी क्या होती है, इन्फेक्शन को लेकर इस कोलिब्रेशन के साथ जो काम हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, उसमें अभी तक क्या प्रगति है। और आजकल जो ड्रग्स आ रही हैं उनकी एडिक्शंस की ताकत इतनी ज़्यादा है कि एक बार भी अगर आपने किसी बच्चे ने गलती से ले ली तो वो उसके बिना बाद में नहीं रह पाएगा। आमतौर पर हमने हमारे जीवन में आसपास जो इन्फेक्शन से जुड़ी बीमारियां जैसे मलेरिया, डेंगू सहित कई बीमारियों का हम लोग सामना करते हैं। यानी कि इन्फेक्शन ऐसा बहुत ही कॉमन एक ऐसा शब्द है कि कभी भी किसी को भी इन्फेक्शन लग जाता है। और समय के साथ जिस तरह से हमारे जीवन शैली में बदलाव आ रहा है उस तरह से इन्फेक्शन लगातार हमारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। तो ऐसे में महत्वपूर्ण हो जाता है कि इन्फेक्शन से जुड़ी जो डिजीज़ है, जो बीमारियां हैं, उन पर चर्चा करना, बातचीत करना। तो भारत रफ्तार में आज हमारे साथ पब्लिक हेल्थ डायलॉग के तहत हमारे साथ में डॉक्टर यश खटोर जी हमारे साथ में हैं। तो आपको बता दूं कि राजस्थान के पहले ये डीएम है इन्फेक्शन डिजीज़ विशेषज्ञ हमारे साथ में। ये बहुत हमारे साथ उपलब्धि है कि डॉक्टर हर्ष जी हमारे साथ में। हर्ष जी, भारत रफ्तार में आपका स्वागत है। थैंक यू। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि आम तौर पर जो हमारी जनता, जो दर्शक है, आम लोगों में ये रहता है कि इन्फेक्शन क्या होता है, कैसे फैलता है। तो मैं आपसे चाहूँगा कि इस संबंध में मार्गदर्शन करें कि इन्फेक्शन क्या है, कैसे फैलता है, इस संबंध में आप बताइए जी। देखिए, इन्फेक्शन किसी भी सूक्ष्म जीव का हमारे शरीर में मल्टीप्लाई करके बीमारी कर देने का नाम इन्फेक्शन होता है। और ये कोई नई चीज़ नहीं है। मानव इतिहास में हमेशा ही इन्फेक्शन एक बहुत बड़ी परेशानी रही है। बड़े बड़े राजा महाराजा इन्फेक्शन की वजह से मरे हैं। सिकंदर की मौत इन्फेक्शन की वजह से हुई थी। तो इन्फेक्शन तो एक बहुत कॉमन बीमारी भी है और कॉमन परेशानी भी है। और फैलने की अगर बात की जाए तो अगर हम लोग जी रहे हैं तो इन्फेक्शन फैलने का रिस्क हमारे साथ है। ये श्वास के द्वारा फैल सकता है, खाने पीने के द्वारा फैल सकता है। कई बार ये सिर्फ कॉन्टैक्ट से भी फैल जाता है। छोटे छोटे कट्स आपके अगर बॉडी में होते हैं तो उससे भी फैल जाता है। और कभी कभी ये सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की वजह से फैल जाता है। कोई आपको इंजेक्शन लगाया है, कोई ब्लड चढ़ाया है, उसकी वजह से भी कई बार ये हॉस्पिटल के अंदर भी इन्फेक्शन फैल जाता है। हॉस्पिटल में एडमिट होने की वजह से भी जो हॉस्पिटल के प्रोसीजर्स हैं, ऑपरेशन वगैरह, कई बार उसके बाद भी इन्फेक्शन फैल जाता है। हालांकि डॉक्टर कोशिश बहुत करते हैं कि इन्फेक्शन ना फैले, बट 1 से 2%, इनफैक्ट जो सबसे विकसित देश है वहाँ पर भी 1 से 2% सर्जरी और हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले पेशेंट्स को इन्फेक्शन लग जाता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव जो भी बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट्स है, हमेशा कोशिश करते रहते हैं, ये भी जीना चाहते हैं। तो ये कोशिश करते रहते हैं कि कैसे भी हमारे शरीर में प्रवेश करें और इन्फेक्शन दे, खुद को मल्टीप्लाई करें, खुद का विकास करें और इन्फेक्शन करके हमारे को नुकसान पहुँचाएं। तो ये एक इन्फेक्शन का एक कॉमन प्रोसेस होता है जी। किन लोगों में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन का खतरा रहता है, किस तरह के लोगों में? देखिए, इन्फेक्शन होने में तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन इन्फेक्शन से होने वाला नुकसान और इन्फेक्शन का तुरंत फैल जाना बॉडी में, ये कुछ इस तरह के लोग होते हैं जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी कम होती है। जैसे छोटे बच्चे हुए या बहुत बूढ़े लोग हुए, ऐसे लोग हुए जिनके अंदर किसी वजह से इम्यूनिटी कम, अ, कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल रूप से कम की हुई है। जैसे हमारे जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के केसेस होते हैं जिनमें किडनी या लीवर का ट्रांसप्लांट हुआ हुआ है, कुछ इस तरह की दवाइयाँ चल रही, स्टीरॉइड्स जैसी, जिसकी वजह से शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो और जिनमें अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, आपने देखा होगा डायबिटीज़ एक बहुत कॉमन परेशानी है। तो डायबिटीज़ में जब शरीर में शुगर्स लेवल बढ़ते हैं, आपके ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, तो बैक्टीरिया के लिए भी वो एक अच्छा फूड होता है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत एक कॉमन परेशानी है उस कंडीशन में। तो जिनको पहले से ही किसी तरह की बीमारियां हैं उसमें इन्फेक्शन की रिस्क ज़्यादा होती है। और इन्फेक्शन होने के बाद इन्फेक्शन से जो नुकसान होता है वो भी रिस्क ऐसे मरीजों में ज़्यादा होती है। तो ऐसे मरीजों में हम लोग हमेशा हमारे एकदम सचेत रूप से इन लोगों को इनके ऊपर, ऐसे मरीजों पर ध्यान देते हैं अगर उनको इन्फेक्शन हो जाता है तो। सर, जैसे कि विशेषज्ञ की बात करें तो आप पहले राजस्थान के, ऐसे हमारे राजस्थान के लिए बहुत गौरव की बात है कि पहले डीएम है इन्फेक्शन डिजीज़ के विशेषज्ञ हमारे साथ में है।
आप अभी महात्मा गांधी जो अस्पताल है वहाँ पे आप अपनी सेवा दे रहे हैं। तो सर अभी एक तो ये पहले जो आपको मिला है इसका जो पद दायित्व तो मिला आपका, पहला आपका सौभाग्य मिला, हमारे राजस्थान के लिए भी सौभाग्य की बात है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई भी देंगे आपको। थैंक यू। तो सर ये जानना चाहेंगे जो विशेषज्ञ है इसकी क्यों आवश्यकता पड़ रही है, ऐसा किस तरह के भाई क्या इस तरह की जो डिजीज़ है वो बढ़ रही है? देखिए, एक टाइम आया था जब एंटीबायोटिक्स का आविष्कार हुआ था 1960s, और उसके बाद एक बार ये मान लिया गया था कि अब तो इन्फेक्शन हमें कभी परेशान नहीं करेंगे, अब इन्फेक्शन को छोड़ के आगे की मेडिकल साइंस की बात करनी है। तो हुआ ये कि थोड़ा सा इस फील्ड को नेगलेक्ट किया गया, और उस टाइम पे भारत में तो अभी तक भी इसको नेगलेक्ट किया गया है। ये कहने की बात है कि इन्फेक्शन भारत में एक बड़ी समस्या है, पर फिर भी इसको नेगलेक्ट किया गया। लेकिन जब आपने देखा होगा जैसे कोरोना आया, उससे पहले एक HIV आया, और इस तरह की बीमारियां निकल कर आने लगी जिस पे किसी भी तरह की दवाइयां काम नहीं करती और इतनी तुरंत प्रभाव से फैलती है कि कोई विशेषज्ञ इसमें होना चाहिए जो इसके बारे में एक सही राय दे सके, जो इसमें एक्सपर्टीज़ रखता हो। अच्छा, दूसरी एक बात है कि जब से एंटीबायोटिक्स आई तो जो कि बैक्टीरिया खुद भी हमारे से पहले इस धरती पे मौजूद हैं और इनमें भी जीवन शक्ति होती है, ये भी इस एंटीबायोटिक्स से बचाव करना जानते हैं। तो इनमें एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हुआ। तो आज तक की हमारी जितनी भी एंटीबायोटिक्स हमने आविष्कार किया या खोज की, उनके अगेंस्ट भी रेजिस्टेंट हो गए और ऐसे इन्फेक्शन होने लगे जिसमें किसी तरह की एंटीबायोटिक काम नहीं करती है। तो ये एक बहुत रैम्पेंट प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर, और इंडिया कैपिटल है ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शन की। अच्छा। यस, तो क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा एंटीबायोटिक्स बहुत आसानी से यूज़ हो जाती है, रैम्पेंट यूज़ है, कोई कंट्रोल उस पर कई बार होता नहीं है, मरीज अपनी मर्जी से भी कई बार दवाई खा लेते हैं। तो ये इतनी बड़ी समस्या बन गई कि आजकल सही दवाई चूज़ करना और सही कॉम्बिनेशन में लेना, सही डोज में देना, ये एक इसके लिए विशेषज्ञ की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए पिछले कुछ 5-6 सालों में इस फील्ड में काफ़ी तेज़ी से विकास भी हो रहा है, अवेयरनेस भी बढ़ रही है, और मुझे उम्मीद है कि राजस्थान में इस तरह के डॉक्टर्स और आएंगे और ये जो इन्फेक्शन जो कि आसानी से मैनेजेबल होने वाली चीज़ है, उसकी वजह से तो शायद किसी को अपने जान से या फिर अपने माली तौर पे नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। तो इस फील्ड की इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इन्फेक्शन एक ऐसी चीज़ है जिसको ट्रीट किया जा सकता है, जिसका इलाज उपचार किया जा सकता है। कैंसर की तरह नहीं है कि फैले जा रहा है या फिर जिसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल है। लाइलाज बीमारी नहीं है। अगर इसको सही ढंग से मैनेज किया जाए, इसको कॉम्प्लिकेट होने से बचा दिया जाए, तो ये एक क्योरेबल डिजीज़ है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इन्फेक्शियस डिजीज़ एक्सपर्ट की अभी तो एक्चुअली ज़रूरत बढ़ रही है और आगे भी बढ़ेगी। बिल्कुल, आपने जो सर बात बताई कि आमतौर पर हमारे जो दर्शक देख रहे हैं मैं उनको कहना चाहूँगा कि हमारी एक टेंडेंसी, हमारा एक पैटर्न हो गया, हमारी एक आदत हो गई है कि हम बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक लेते हैं। उसके क्या दुष्परिणाम है, हम डॉक्टर लोकेंद्र जी से भी बात करेंगे जो कि IIM के हमारे यहाँ के पदाधिकारी हैं, सचिव यहाँ पे हमारे साथ में हैं, और क्योंकि फार्माकोलॉजी के भी ये प्रभारी अभी आप हैं शायद, हाँ, तो क्योंकि वो इन्फेक्शन, तो मैं डॉक्टर साहब कटोर साहब आपसे वापस पूछना चाहूँगा कि जैसा कि आपने कहा है कि आमतौर पर जो लोग हैं वो बिना सलाह के अपनी मर्जी से ही एंटीबायोटिक खा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को आप सलाह क्या देना चाहेंगे कि क्यों नहीं करना चाहिए और उसके क्या प्रभाव है? देखिए, एक तो ये बात कि हमें दो चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारे शरीर में नॉर्मली बैक्टीरिया और वायरसेस हमारी बॉडी में भी रहते हैं। उनका रहना हमेशा इन्फेक्शन का साइन है। इन्फेक्शन सिर्फ तब होता है जो मल्टीप्लाई करके हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाए। बहुत सारे बैक्टीरिया, और अगर आप नंबर की बात करें, सेल्स के नंबर की बात करें, तो हर 100 में से 10 सेल सिर्फ ह्यूमंस की होती है और 90 सेल जो होती है बैक्टीरिया और किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की होती है। अगर नंबर की बात करें हम लोग, तो साइज़ की बात ना करें, तो ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम करते हैं। हमें दूसरे इन्फेक्शन से बचाते हैं, दूसरे बैक्टीरिया से बचाते हैं। इसके अलावा ये हमारे शरीर में बहुत सारे न्यूट्रिशंस भी डेवलप करते हैं, जैसे विटामिन K हुआ, विटामिन B12 हुआ, ये हमारी बॉडी में इनकी वजह से बनता है कई बार। और इसके अलावा ये हमें इम्यूनिटी भी देते हैं कभी कभी, और हमारे इम्यून सिस्टम को भी सही ढंग से मैनेज करने में रहते हैं। तो जब भी आप एंटीबायोटिक देते हैं तो आप सिर्फ उस बैक्टीरिया को नहीं मार रहे होते जिसकी वजह से आपको बीमारी हुई है, आप अच्छे बैक्टीरियाज, अच्छे हमारे जो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको भी मार रहे होते हैं। तो उसकी वजह से आपके शरीर में ऐसे बदलाव होते हैं जो कि शायद कभी रिवर्सिबल ना हो। आपका पाचन तंत्र हमेशा के लिए खराब हो सकता है, और बहुत से लोग आप मिलेंगे जिनका एक डायरिया हुआ या फिर कुछ लूज मोशंस हुए और उसके बाद उन्होंने एंटीबायोटिक खाया, उसके बाद उनका पेट कभी ठीक नहीं हुआ। ऐसे बहुत से लोग हैं। तो एंटीबायोटिक का एक तो ये साइड इफेक्ट है। दूसरा, जब एंटीबायोटिक, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि एंटीबायोटिक किसी ने खाई तो जो बैक्टीरिया है उसमें रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। तो
तो अगर ये बैक्टीरिया किसी और को इन्फेक्शन करे या इसी आदमी में या इसी व्यक्ति में वापस इन्फेक्शन करे तो उस पर वो एंटीबायोटिक्स काम नहीं करेगी। अच्छा। तीसरा, एंटीबायोटिक एक रासायनिक मॉलिक्यूल है, इट्स अ केमिकल, इट्स अ काइंड ऑफ केमिकल। तो इसका बॉडी में जाना कभी कभी ऐसे साइड इफेक्ट्स भी क्रिएट कर देता है, जैसे रैशेज हो जाना, फीवर आ जाना। एंटीबायोटिक्स की वजह से भी कई बार फीवर आ जाता है। तो एक दो धारी तलवार है। मुझे ऐसा लगता है कि फॉरेन कंट्रीज में तो इस पर बड़ा स्ट्रिक्ट रूल है कि एंटीबायोटिक्स बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, और जो हैवी एंटीबायोटिक्स जैसे हम लोग ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं, वो एक पैनल के जिसमें एक इन्फेक्शियस डिजीज एक्सपर्ट भी होता है, उसके बिना, उसकी मंजूरी के बिना ये ऐसी दवाइयाँ दी ही नहीं जा सकती। जैसे कैंसर की दवाइयों के लिए एक अप्रूवल चाहिए, वैसे एंटीबायोटिक्स के लिए भी एक अप्रूवल चाहिए। तो ये तो फॉरेन की बात है, और इंडिया में भी आई थिंक आने वाले टाइम में इस तरह के रूल्स आ जाएंगे। तो आपने सुना डॉक्टर साहब किस तरह से बात बता रहे थे, कितना महत्वपूर्ण बात है कि आमतौर पर हम बिना अनुमति, बिना परमिशन, बिना प्रिस्क्रिप्शन, बिना डॉक्टर से सलाह किए जब किस तरह से करते हैं, तो आपको ये पता ही नहीं होता कि जो एंटीबायोटिक आप ले रहे हैं एक बीमारी को हटाने के लिए, एक ऐसी बीमारी आप साथ अपने जीवन भर ले रहे हैं जिसका कभी उपचार नहीं हो सकता। डॉक्टर लोकेंद्र जी हमारे साथ में, आपसे पूछना चाहूँगा कि इन्फेक्शन को लेकर आईएमए के साथ महात्मा गांधी और जो एजेंसियाँ हैं, कौन कौन सी एजेंसी काम कर रही है और क्या कर रही है सर? एक तो इन्फेक्शन को लेके और आईएमए की एक मुहिम है कि कैसे लोगों को जागरूक किया जाए। अब जैसे सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे कि डॉक्टर साहब ने काफ़ी कुछ बताया कि एंटीबायोटिक अवेयरनेस को लेके, तो एंटीबायोटिक अवेयरनेस को लेके आईएमए जो है पूरे राजस्थान में एक अभियान चला रही है कि कैसे लोगों को एंटीबायोटिक अवेयरनेस से जोड़ा जाए, क्योंकि एंटीबायोटिक आने वाले समय में लोगों को मिलेगी नहीं। आज की स्थिति भी ये है कि चाहे आईसीयू हो, चाहे और कहीं इन्फेक्शन हो, एंटीबायोटिक्स काम ही नहीं कर रही। उसी का ये नतीजा है कि अवेयरनेस का अभाव है। तो आईएमए का जो है पूरे देशव्यापी एक अभियान चला हुआ है, जैसे थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरह इसको कैसे आईएमए को लोगों को समझाया जाए कि एंटीबायोटिक आप बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें। और एंटीबायोटिक की, जैसे डॉक्टर साहब ने, यश ने भी बताया, जो राजस्थान के पहले डीएम है इन्फेक्शियस डिजीज़ में, उन्होंने भी बताया कि एंटीबायोटिक आप वन टाइम अगर आपने एंटीबायोटिक बिना सलाह के ली, हो सकता है आपको एंटीबायोटिक की वजह से आपके जो इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएं कि आपको हो सकता है जीआईटी डिस्टर्बेंस आपका काफ़ी लंबे टाइम तक रहे या ठीक ही नहीं हो। तो हमारी जो अभियान है वो, जैसे इन्फेक्शियस डिजीज़ चाहे मलेरिया हो, तो हम आईएमए की कोशिश रहती है कि मलेरिया अवेयरनेस प्रोग्राम जगह जगह हम डे सेलिब्रेशन वो करे जाएँ। ऐसे ही आईएमए का ये अभियान है कि कैसे एचआईवी के लिए जागरूक किया जाए लोगों को। इसी तरह से और जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है उसमें कैसे रैशनली दवाइयों का यूज़ किया जाए। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि चाहे मलेरिया हो, एचआईवी हो, चाहे टाइफाइड हो, चाहे और बीमारियाँ हों, सभी में जो भी पेशेंट हैं वो जागरूक हों, उनके प्रिवेंशन के लिए जागरूक किया जाए उनको, और उसके साथ हमेशा जो दवाई ली जाए वो डॉक्टर की सलाह से ली जाए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यही एक आईएमए का मुहिम है कि कैसे इन चीज़ों के लिए जागरूक किया जाए। अगर आपके इन्फेक्शन होगा, आप बिना डॉक्टर की सलाह के दवा लेंगे तो हो सकता है आपकी किडनी डैमेज हो जाए, हो सकता है कोई और ऑर्गन डैमेज हो जाए, और इन सब चीज़ों से एक तरह से शारीरिक विकार डेवलप होते हैं और मानसिक विकार डेवलप होते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों के लिए जागरूक किया जाना जरूरी है, और लोगों को पता होना चाहिए कि इन्फेक्शंस का कंट्रोल कैसे ज़रूरी है, कैसे चिकित्सकों से आप सलाह ले सकते हैं, बिना सलाह के दवाई लेना। विदेशों में तो ये स्थिति कि एंटीबायोटिक बिना प्रिस्क्रिप्शन ले ही नहीं सकते आप। यहाँ पे भी सरकार ने इस तरह के नियम बना दिए, और नेशनल मेडिकल कमीशन ने भी एक तरह की गाइडलाइन निकाली है कि आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक ना लें। तो एंटीबायोटिक अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए बहुत ज़रूरी है कि लोग अवेयर हों और इन चीज़ों के बारे में जानें कि कैसे एंटीबायोटिक से अनावश्यक नहीं लिया जाए। फिर ये अभियान कब से कब तक चल रहा है? एंटीबायोटिक अवेयरनेस का प्रोग्राम पूरा हमेशा रहता है, साल भर चल रहा है। इसके लिए हम आईएमए ने पूरे देश से चिकित्सकों को अहमदाबाद में ट्रेनिंग दी थी डब्ल्यूएचओ के साथ मिलके, और उसी का एक नतीजा है कि जगह जगह एंटीबायोटिक, जैसे मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान आईएमए चलाता है, उसी तरह से एंटीबायोटिक अवेयरनेस, एएमआर अवेयरनेस अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है। उन्हीं का नतीजा है कि ये जो डॉक्टर साहब काफ़ी बातें कर रहे हैं कि आने वाले समय में जब आपको एंटीबायोटिक नहीं मिलेगी तो पता चलेगा कि आपकी दवाइयाँ ही काम नहीं कर रही, आप भर्ती हैं। इसी तरह से आपको और बहुत सारे जो बचाव के जो तरीके हैं इन्फेक्शन से बचाव के लिए, जैसे हैंड वॉशिंग टेक्निक हो गई, या जगह जगह आपको मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है कि ऐसा तो नहीं रेजिस्टेंस बैक्टीरिया डेवलप हो चुके हैं आपके अस्पतालों में। इन सब चीज़ों की जागरूकता बहुत ज़रूरी है। इसी को लेके आईएमए हो या नेशनल मेडिकल कमीशन हो, ये रेगुलर गाइडलाइंस जारी करते रहते हैं
इसी का एक पार्ट है कि हम इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम जगह जगह कर रहे हैं, उसी की वजह से। और मैं धन्यवाद दूंगा कि भारत रफ्तार जो चैनल है उसने इस मुद्दे को लिया और उसके लिए जागरूकता के लिए हमारे साथ जुड़े, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ये मीडिया कर्मियों को इस काम के लिए। बिल्कुल सर, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं मैं उनको बताना चाहूँगा, कई बार हम लोगों के आसपास भी ऐसे लोग होते हैं, हमारे संपर्क में लोग ऐसे होते हैं कि कई बार किसी बीमारी की वजह से डॉक्टर ने जो दवाई दी वो ले लिया, वो ठीक हो गए, उसके बाद महीने 2 महीने 6 महीने बाद जब उनको उसी तरह के सिम्टम बीमारी होती है तो वो डॉक्टर की बिना सलाह के वही दवाई ले लेते हैं और वो ये कहते हैं कि मेरे पहले भी ऐसे सिम्टम, ऐसे लक्षण, ऐसी बीमारी हुई थी तो डॉक्टर साहब ने ये दवाई लिखी थी, वही जाके वो लेके आ जाते हैं। जबकि असल में बैक्टीरिया या कोई किसी भी तरह का इन्फेक्शन है वो समय के साथ बदलता है, मौसम के साथ, क्लाइमेट के साथ, आपके शरीर के साथ, आपकी उम्र के साथ कहीं न कहीं बदलता है। क्यों डॉक्टर साहब? तो डॉक्टर साहब मैं जानना चाहेंगे क्योंकि जो ब्रांच है, इनकी ब्रांच की जो इनकी क्या-क्या चैलेंजेज़ है, क्या-क्या चुनौती आप फेस कर रहे हैं? देखिए, पहला चैलेंज तो जैसे आपने अभी बताया है, वो सर ने भी बताया कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है और हमारे पास बहुत कम दवाइयाँ बची है, जिसमें हम लोग एमडीआर ऑर्गेनिज्म जिसमें कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करती, उसमें कुछ नए मॉलिक्यूल्स हमारे पास अब आए हैं, पर वो भी फेल होने की तरफ जा रहे हैं। तो एक ही चैलेंज है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक मेरे लिए और हमारी फील्ड के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा एक जो चैलेंज मैं हमेशा कई बार फ़ील करता हूँ, वो ये है कि अ, आपने देखा होगा बहुत बार कहीं मेडिकल टेस्ट लोग करा लेते हैं और उन टेस्ट का इंटरप्रिटेशन है, उनका मतलब समझना कई बार बहुत दुभर हो जाता है। कई बार वो पॉज़िटिव आ जाते हैं, पर वो शायद इन्फेक्शन को शो नहीं करते, उस चक्कर में लोग दवाइयाँ भी शुरू हो जाती है, डॉक्टर्स भी दवाइयाँ शुरू कर देते हैं। तो बिना वजह के जो टेस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं और उसकी वजह से फ़ॉल्स पॉज़िटिव रिपोर्ट्स आती है, जो कि गलत तरीके से पॉज़िटिव है और इसमें ऐसा नहीं है कि ये मशीन की गलती है या डॉक्टर की गलती है। पॉइंट ये है कि जब भी आप कोई टेस्ट करते हो उसमें फ़ॉल्स पॉज़िटिविटी कुछ होती है। कोई भी टेस्ट 100% सटीक नहीं होता। वो कभी-कभी बीमारी होते हुए भी नेगेटिव आ जाता है और बीमारी ना होते हुए भी पॉज़िटिव आ जाता है। ये सभी टेस्ट के साथ प्रॉब्लम है। ये एक बेसिक साइंस का कॉन्सेप्ट है कि फ़ॉल्स पॉज़िटिव और फ़ॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट्स आती है। तो टेस्ट सिर्फ तभी कराने चाहिए जब वाक़ई में कोई सिम्पटम्स हो और एकदम सही तरीके से टेस्ट हो और उस टेस्ट का सही तरीके से इंटरप्रिटेशन करके, समझ के, फिर उसके हिसाब से इलाज होना चाहिए। तो आजकल बहुत सारे लोग अपनी मर्ज़ी से जैसे दवाइयाँ लेते हैं, वैसे मर्ज़ी से टेस्ट भी करा लेते हैं। उनको पता नहीं होता कि टेस्ट का कोई मतलब है भी या नहीं है और फिर वो खुद ही परेशान होते रहते हैं कि सर ये मेरा पॉज़िटिव आ गया है, अब मेरे को तो ये बीमारी है, अब आप इसका इलाज कीजिए। हमें कई बार समझाना पड़ता है कि इलाज की क्यों ज़रूरत नहीं है या फिर आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। और तीसरा जो चैलेंज मैं समझता हूँ जो ये है कि इन्फेक्शियस डिजीज़ के रिलेटेड थोड़ी-सी अवेयरनेस इससे बचाव के रिलेटेड मैं चाहता हूँ कि पूरे समाज में और डॉक्टर्स कम्युनिटी में भी बढ़े कि इस बात को सब लोग याद रखें कि आपका शरीर भी अपने आप से ठीक होता है, अपने आप से हील होता है। हमारे शरीर में भी एक रोग प्रतिरोधक क्षमता है। कभी-कभी आपको चाहिए कि आप अपने खान-पान को, अपने प्रिवेंशन टेक्निक को, जैसे सर ने बताया हैंड हाइजीन की बात है, अच्छे साफ-सुथरे खाने-पीने पे अगर आप ध्यान रखें, पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखें, अपने सराउंडिंग का हाइजीन का ध्यान रखें, अपने आस-पास के पेड़-पौधे, जिसे हम लोग वन हेल्थ कॉन्सेप्ट बोलते हैं, कि आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिस आप इकोस्फीयर में रहते हैं, आपकी हेल्थ उस इकोस्फीयर से एसोसिएटेड है। आपके आस-पास के अगर जानवर स्वस्थ रहेंगे, तो आप स्वस्थ रहेंगे। जी। आपके आस-पास का अगर वातावरण स्वस्थ रहेगा, तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो लोग क्या करते हैं कि अपना घर तो साफ हो गया, बाहर की तरफ ध्यान नहीं दिया। एक सिविक सेंस हमारी भारतीय बिल्कुल। सोसाइटी में आए और सब लोग साफ-सफाई का ध्यान रखें, हैंड हाइजीन का ध्यान रखें, पर्सनल स्पेस का ध्यान रखें, दूसरों को इन्फेक्शन ना फैले इस तरीके के प्रयास करें, इस तरह की एम्पैथी रखें और थोड़ा इस बात पे फ़ोकस रखें कि हमारे शरीर में खुद से इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति पैदा हो ताकि आगे जाके एंटीबायोटिक लेने की भी ज़रूरत ना पड़े, बीमार भी ना हो। वैक्सीन्स लगवाएँ, वैक्सीन्स के लिए अवेयर करना बहुत मुश्किल है। लोगों को लगता है कि वैक्सीन्स लगा रहे हैं, तो ये हमें साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा कर देगी बचाव के। थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट तो कई बार आप ज़्यादा पानी पी लें उसके भी हो जाते हैं। किडनी का पेशेंट अगर ज़्यादा पानी पी ले, तो उसके लिए वो भी बीमारी कर सकता है। तो साइड इफ़ेक्ट तो हो सकते हैं, उसके लिए हम लोग गारंटी और कोई भी ये नहीं कह सकता। पर कोई भी डॉक्टर आपको आगे होके ये नहीं चाहेगा कि मेरा मरीज़ मेरी दवाइयों की वजह से बीमार हो जाए। हम जो भी सलाह देते हैं वो साइंटिफिक बेसिस के हिसाब से देते हैं, साइंटिफिक एविडेंस के हिसाब से देते हैं कि इस वैक्सीन को लगाने से या इस तरीके से प्रिवेंशन करने से आपको फ़ायदा ज़्यादा होता है नुकसान के बजाय। एक आध दिन सुई लगेगी, थोड़ा बहुत दर्द तो हो ही सकता है। इसको आप साइड इफ़ेक्ट मान के आप कोरोना के टाइम पे वैक्सीन की वजह से ही एक चमत्कार हुआ कि भारत जैसा देश जिसकी इतनी बड़ी आबादी है, जहाँ रिसोर्सेस ऐसे लिमिटेड है और मानना पड़ेगा कि सरकार, पुलिस और डॉक्टर्स ने मिलके बहुत अच्छा काम किया और
वैक्सीनेशन को प्रमोट किया और उस वजह से हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो समाज है, वो सर्वाइव कर पाया है। कोरोना जैसा किसी को भी भूलना नहीं चाहिए, वो एक बहुत अच्छा सबक है हम सभी लोगों के लिए। सर मैं जानना चाहूँगा कि इन्फेक्शन जो है उम्र के हिसाब से, छोटा बच्चा है, युवा है, अधेड़ है, बुजुर्ग है, एक तो ये क्राइटेरिया उम्र के हिसाब से। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्र की बात करें और शहर की, दोनों की लाइफस्टाइल, जीवन शैली अलग तरह की होती है, बच्चों का भी अलग अलग। तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा, क्योंकि दर्शक भी निश्चित रूप से जो हमारे देख रहे हैं वो जानना चाहेंगे कि बच्चों में इन्फेक्शन की टेंडेंसी क्या होती है और गाँव और शहर में क्या फ़र्क है, ये थोड़ा सा हमारा मार्गदर्शन कीजिए। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे बचपन में क्या है कि हमारी इम्यूनिटी थोड़ी सी कमज़ोर होती है, वो मैच्योर हो रही होती है। तो उस टाइम पे कुछ वायरल इन्फेक्शन जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि WHO और मैक्सिमम गाइडलाइंस सरकार की भी ये कहती है कि शुरू के 6 महीने सिर्फ माँ का दूध ही पिएगा बच्चा। फिर 6 महीने बाद वीनिंग एक प्रोसेस स्टार्ट होती है। उस टाइम पे आप जो बाहर का दूध है, बाहर का खाना आप देना स्टार्ट करते हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत इन्फेक्शन तो जाता ही है। तो आपने देखा होगा कि उस टाइम पे बच्चों को डायरिया और निमोनिया और खांसी जुकाम होना ये बहुत कॉमन सी परेशानी है। ठीक है, तो इस तरह के इन्फेक्शन जो होते हैं बच्चों में ज़्यादा कॉमन होते हैं। चिकन पॉक्स हो गया, हालांकि इन सब की वैक्सीन भी आ गई है आजकल। जो कॉमन डायरिया, कॉमन लूज मोशंस होते हैं, कॉमन निमोनिया होता है, उसकी वैक्सीनेशन आजकल और हमारे प्रोग्राम्स में भी इंटीग्रेटेड है, तो उसकी वजह से समस्या के कम होने के चांसेस हैं। लेकिन जो आम मौसमी बीमारियां होती है उससे बच्चे ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं बड़ों के मुकाबले, और बूढ़े ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं एक आम वयस्क के हिसाब से। और बात की जाए ग्रामीण और शहर के हिसाब से, अगर अपन लोग बात करें तो ग्रामीण जीवन जहाँ मवेशी और अपन लोग जो खेती बाड़ी और इस तरह के जो काम करते हैं उसमें कुछ अलग तरीके के इन्फेक्शन होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं आपको कि एक ब्रूसेलोसिस एक बीमारी है जो कि जानवरों के थ्रू इंसानों के अंदर आती है। तो जो भी लोग उससे डील करेंगे, गलती से कच्चा दूध पी ले या जानबूझ से कई लोग कच्चा दूध पी लेते हैं, वैक्सीनेशन लगने के बाद भी गाय के ब्रूसेला की वैक्सीन मवेशियों के लिए अवेलेबल है, लेकिन उसके लगने के बाद भी इंसान उस ब्रूसेलोसिस से बचे ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है। जानवर तो आपका बचेगा, जानवर का स्वास्थ्य सही रहेगा, लेकिन आपका स्वास्थ्य खतरे में आ सकता है अगर आप कच्चा दूध पी लेते हैं तो। इसी तरीके से और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे लेप्टोस्पाइरा एक बीमारी होती है जिसमें लीवर एक घातक क्षति होती है लीवर के अंदर, वो गंदे पानी में नहाने की वजह से होती है। वो भी ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ी ज़्यादा होती है। एक मिलियोडोसिस करके एक नया इन्फेक्शन है जो पहले साउथ इंडिया में ज़्यादा कॉमन था, हमारी तरफ ज़्यादा आ रहा है क्योंकि राजस्थान में भी काफ़ी ज़्यादा बारिश होने लगी है। जो क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज की वजह से भी इन्फेक्शन काफ़ी चेंज हो रहे हैं, अगर मैं आपको बताऊँ तो एक मिलियोडोसिस एक बहुत सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि खेती बाड़ी और उस जगह पे जो काम करते हैं उनमें कॉमन होता है। इस तरीके से और भी हैं, एंथ्रेक्स है, बहुत सारी बीमारियां जो ग्रामीण जीवन में होती है। जबकि शहरी इसकी हम लोग बात करें तो शहरी एरिया में HIV एक कॉमन बीमारी है। ऐसा नहीं है कि ग्रामीण में नहीं होती, पर शहरी जब कोई आदमी ग्रामीण से शहरी एरिया में जाता है, वहाँ की डेमोग्राफी चेंज होती है, उसका रहन सहन चेंज होता है, तो उस टाइम पे वो इस तरह की बीमारियों से, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से थोड़ा ज़्यादा एक्सपोज होने के उसके रिस्क रहते हैं। इसके अलावा TB जो होता है वो क्राउडेड एरिया में ज़्यादा होता है, जहाँ पर शहरी एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है वहाँ पे TB होने के ज़्यादा चांसेस हैं। और आपने देखा होगा कि कभी आपकी सीवरेज लाइन या फिर आपका वाटर सप्लाई में अगर दूषित हो जाए तो टाइफाइड, कोलेरा, हेपेटाइटिस A, इस तरह की बीमारियां जो होती कई बार शहर में आजकल ये ज़्यादा फोकस में आती है बजाय ग्रामीण क्षेत्र के। तो थोड़ा सा इस तरह का डिफरेंस है, पर चूंकि इतना ग्लोबलाइजेशन है, एक ही दिन में आदमी बॉम्बे उतारे, एक ही दिन में अपने गाँव हो सकता है, इस तरह की जो प्रॉब्लम है, तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि किस बीमारी को ये बोला जाए कि वो ग्रामीण क्षेत्र की है और किस बीमारी को बोला जाए कि वो सिर्फ शहरी क्षेत्र की। ये थोड़ा आजकल के ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में कहना बहुत मुश्किल है। नहीं सर, फिर भी आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि जिस तरह से गाय का कच्चा दूध पीने से, गंदे पानी में नहाने से, या फिर आप खेती बाड़ी कर रहे हैं तो वहाँ कोई कीड़े मकोड़े उसके इन्फेक्शन से, तो थोड़ा बहुत एक मुझे लगता है कि समझने में आपको दिक्कत नहीं आई होगी कि भाई, और शहरी जीवन में जिस तरह से बताया इन्होंने, तो कहीं कहीं थोड़ा डिफरेंट एक अंतर उसमें बिल्कुल महसूस हुआ होगा। एक जो सवाल है कि सर, जो IMS साउथ के साथ महात्मा गांधी कॉलेज और आपकी जो टीम पूरी काम कर रही है, थोड़ा उस पर आप हमें बताइए कि जो इन्फेक्शन को लेकर इस कोलिब्रेशन के साथ जो काम हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है और उसमें अभी तक क्या प्रगति हुई। आई थिंक ये तो सर ज़्यादा अच्छा बेटर आंसर कर पाएंगे। बेसिकली हम जैसे RUHS के माध्यम से और IMS साउथ के माध्यम से हम पूरे राजस्थान में जगह जगह कार्यक्रम कर रहे हैं। उसमें जैसे इस समय
अंगदान जागरूकता की गई जगह जगह प्रदेश में, अलवर में हो गया, भरतपुर में हो गया, जगह जगह अंगदान अवेयरनेस की गई। उसी तरह से उससे पहले जैसे एंटीबायोटिक अवेयरनेस का चला तो एंटीबायोटिक अवेयरनेस प्रोग्राम हम जगह जगह एंटीबायोटिक अवेयरनेस प्रोग्राम किए गए। उसके साथ ही हम कोशिश करते हैं कि किस तरह से मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता इस समय बहुत बड़ी ज़रूरत है। मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के हम सॉफ्टवेयर डिजिटल ट्रेनिंग करते हैं, तो उसके लिए हमने महात्मा गांधी के साथ मिलके भी कई ट्रेनिंग प्रोग्राम करे और एसएमएस के साथ और आरयूएचएस के साथ मिलके हम अलग अलग मेडिकल कॉलेज में भी इस तरह के मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम किए। तो हमारा ये कोशिश रहती है कि हम पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ जो भी हों, कैसे बच्चों को जोड़ा जाए। और एक प्रेजेंटली आज के समय में बहुत बड़ा एक इशू बनता जा रहा है, एक इंटरनेट एडिक्शन और मोबाइल गेम का। तो मोबाइल गेम से भी हम कोशिश करते हैं कि हम पेरेंट्स को इनको जागरूक करें कि बच्चों के जो मोबाइल हैं वो एटलीस्ट 7-8 बजे बाद उनके हाथ में नहीं होने चाहिए। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि कई छोटी-छोटी क्लास के बच्चों पे भी मोबाइल गेमिंग की वजह से काफ़ी लोन और कर्जा तक हो गया, ऐसा सुनने में आ रहा है। उसके अलावा ड्रग एडिक्शन का प्रॉब्लम इस समय मेडिकल कॉलेजों में या अस्पतालों में, स्कूलों में, इनमें बहुत ज़्यादा हो चुका। और आजकल जो ड्रग्स आ रही हैं उनकी एडिक्शंस की ताकत इतनी ज़्यादा है कि एक बार भी अगर आपने किसी बच्चे ने गलती से ले ली तो वो उसके बिना बाद में नहीं रह पाएगा और वो एक एडिक्शन का बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है। तो आपको और पेरेंट्स को भी ये जागरूक होना ज़रूरी है कि जैसे अपन और छोटी-छोटी चीज़ों के लिए बच्चों का ध्यान रखते हैं, तो उसी तरह से ये डी एडिक्शन या ड्रग एडिक्शन का भी अपन वॉच रखें। चाहे मोबाइल एडिक्शन हो, इंटरनेट एडिक्शन हो, ड्रग एडिक्शन हो। तो इन सब चीज़ों के लिए हम आईएमए जयपुर साउथ हो या आरयूएचएस के जो फैकल्टी स्टूडेंट्स हों और महात्मा गांधी की फैकल्टी, इनको सबको इन्वॉल्व करके हमारा पर्पज़ ये रहता है कि कैसे पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस, कैसे बीमारियों से रोका जाए, कैसे प्रिवेंटिव एस्पेक्ट हो, चाहे मलेरिया इन्फेक्शन डिजीज़ हो, चाहे ट्यूबरकुलोसिस हो, चाहे एचआईवी इन्फेक्शन हो, चाहे फोकस्ड फार्माकोविजिलेंस एल्बेंडाजोल का हो। ये इन सब प्रोग्राम्स के साथ हम आईएमए जो है वो जुड़ के पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस करती है और एकेडमिक एक्टिविटीज़ के साथ बच्चों को, नए बच्चों को एमएसएन जो मेडिकल स्टूडेंट नेटवर्क है उससे जोड़ के बच्चों को कोशिश करती है कि इंटरनेट एडिक्शन और ड्रग एडिक्शन से दूर रखें और शुरू से ही बच्चों को इन पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम से जोड़ें और जिससे बच्चे अपने पीढ़ी में पब्लिक हेल्थ को भी जाने, आने वाले समय जैसे ऑर्गन्स की ज़रूरत पड़ेगी तो ऑर्गन डोनेशन प्रोग्राम से भी बच्चे जुड़ें। इन सब मुहिम से जो भी नेशनल प्रोग्राम्स हैं, जो भी हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है, चाहे मल्टीग्रेन्स हो, चाहे ऑल डिडक्शन हो, ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो आईएमए का भी एक मिशन है कि कैसे नेशनल प्रोग्राम से अपने मेडिकल स्टूडेंट्स को और पब्लिक को जागरूक किया जाए और जोड़ा जाए। ये हमारा मिशन रहता है इंडियन मेडिकल एसोसिएशंस का, चाहे आईएमए राजस्थान कह लो, चाहे आईएमए जयपुर साउथ कह लो, सभी का एक ये मिशन रहता है कि ऐसे लोगों को इन चीज़ों के लिए जागरूक किया जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर यश जी और डॉक्टर लोकेंद्र जी। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर यश कटोर जी, जो कि पहले डीएम हैं इन्फेक्शन डिजीज़ के और महात्मा गांधी अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर लोकेंद्र जी आरयूएचएस में हैं और आईएमए के साउथ के यहाँ के पदाधिकारी हैं। तो आज के इस डायलॉग में आपने देखा कि इन्फेक्शन डिजीज़ क्या होती है, उससे किस तरह से बचाव किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण रही है और काफ़ी यूनिक भी आपको जानकारी आपको मिलेगी। और इसी तरह से आप लगातार बने रहिए भारत रफ्तार के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।